नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। क्लास 9 एनसीईआरटी पॉलिटी की किताब चल रहा था। पिछली क्लास में हमने डेमोक्रेसी का बेसिक डेफिनेशन देखा था, मेजर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी देखा था। तो आज इस वीडियो में हम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर शुरू हो जाता है एक डिबेट से। कुछ बच्चों के बीच में डिबेट चल रहा है। कुछ बच्चे डेमोक्रेसी के फेवर में बात कर रहे हैं, कुछ बच्चे डेमोक्रेसी के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें से हमें एक मेजर पॉइंट समझ में आ रहा है। हमारे देश का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। हमारे देश में डेमोक्रेसी पिछले 70 साल से है। इसके बावजूद अभी भी देयर इज सो मच पॉवर्टी इन द कंट्री। अभी भी हमारी डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट कैओस, इंस्टेबिलिटी, करप्शन, हिपोक्रेसी, सब कुछ है। तो अगर डेमोक्रेसी एक परफेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता तो ये सब प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? तो इसलिए हम डेमोक्रेसी के मेरिट्स क्या क्या है एंड डीमेरिट्स क्या क्या है वो इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के डीमेरिट्स क्या क्या है वो देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। देखिए, डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों के पास ऑप्शन है। अगर उन्हें पसंद नहीं आया तो वो लीडर्स को चेंज कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इंस्टेबिलिटी हो जाता है। मतलब कोई गवर्नमेंट 5 साल में कुछ अच्छा खासा डिसाइड करने के लिए सोच रहा होगा, तब तक उनका टाइम खत्म हो जाता है। एक बार कुर्सी चला गया, फिर कोई डिसीजन वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए डेमोक्रेसी में इंस्टेबिलिटी का चांसेस है। दूसरा है, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। अब इसका मतलब बताने की जरूरत तो नहीं है आपको, आप सब इंडियन है, आप सबको मालूम है हमारे देश में क्या हो रहा है। हमारे देश में पॉलिटिकल कंपटीशन चलता है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी के बीच में फाइट चलता है, बस पावर चाहिए सबको। तो इसका एक स्कोप भी है डेमोक्रेसी में, मतलब पॉलिटिकल कंपटीशन हो जाता है बीच में। So many people have to be consulted in a democracy that it leads to delays। देखिए, डेमोक्रेसी में क्या होता है दोस्तों, एक डिसीजन अगर इंप्लीमेंट करना है तो कई सारे लोगों के साथ कंसल्ट करना पड़ता है। कई सारे मिनिस्ट्री से कंसल्ट करना पड़ता है, अपोजिशन से कंसल्ट करना पड़ता है, एक्सपर्ट से कंसल्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से एक डिसीजन इंप्लीमेंट होने में टाइम लगता है। ठीक है। फिर इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। अब देखिए, इलेक्टेड जो लीडर्स हैं उन्हें लोगों को एक्चुअली क्या चाहिए ये मालूम नहीं होता है। इसकी वजह से कभी कभी बैड डिसीजन हो जाते हैं। मतलब कुछ अच्छा के लिए कर रहा होगा, वो लोगों के लिए बुरा हो जाता है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। फिर है, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। देखिए, करप्शन तो होता ही है दोस्तों डेमोक्रेसी में, उसमें कोई डाउट नहीं है। फिर ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। अब आम आदमियों को यह पता नहीं रहता है कि उनके लिए अच्छा क्या है। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है डेमोक्रेसी। तो इन सब से हमें क्या पता चलता है, दैट डेमोक्रेसी इज नॉट ए मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। डेमोक्रेसी इतना भी कोई महान प्रिंसिपल नहीं है कि उसके पास सबके लिए सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशंस होता तो आज भी देश में गरीबी नहीं होता। केवल इंडिया में नहीं, दूसरे कंट्रीज में भी यही हाल है जहां डेमोक्रेसी फॉलो हो रहा है। मैक्सिमम कंट्रीज की बात मैं कर रहा हूं। तो देखिए, डेमोक्रेसी बस वही इंश्योर करता है दैट पीपल टेक देयर ओन डिसीजंस। लोग अपना डिसीजन ले सकते हैं बस कलेक्टिवली। पर लोगों से गलती भी तो हो सकता है ना। लोग अगर गलत आदमी को चुन के भेजेगा गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो फिर उनकी तरफ से जो डिसीजंस आएगा उसके लिए देश का भला नहीं होगा। तो देखिए, डेमोक्रेसी में काफी सारे इश्यूज भी है वैसे। तो इससे हम क्या अनुमान लगा सकता है कि डेमोक्रेसी मे नॉट बी द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी को आप एक आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं बोल सकते हैं। पर देखिए, सवाल ये नहीं है क्या डेमोक्रेसी दूसरे जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से अच्छा है कि नहीं, कंपैरेटिवली डेमोक्रेसी सही है कि नहीं। ये अगर पता करना है तो हमें डेमोक्रेसी के मेरिट्स भी देखना पड़ेगा। इसके लिए आपके सामने एक एग्जांपल है, वो है चाइनाज फैमिन ऑफ 1958 टू 1961। फैमिन मतलब अकाल। देखिए, 1958 और 1961 के बीच में चाइना में जो फैमिन रिकॉर्ड हुआ, दैट वाज द वर्स्ट रिकॉर्डेड फैमिन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसमें 3 करोड़ लोगों की मौत हुआ था। और उस टाइम पर, मतलब 1958 और 1961 के बीच में इंडिया का जो इकोनॉमिक कंडीशन था ना, वो चाइना से कोई बेहतर नहीं था। फिर भी इंडिया में इस तरह कोई फैमिन नहीं हुआ था। इसका रीजन क्या है? देखिए, इकोनॉमिक्स का कहना यह है, दिस वाज ए रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द 2 कंट्रीज। देखिए, उस टाइम पर चाइना और इंडिया दोनों में डेमोक्रेसी तो चल रहा था, पर चाइना में किस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी चल रहा था यह मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। मतलब 1 पार्टी इलेक्शंस हो रहा था, कोई ओपोजिशन नहीं था। तो देखिए, चाइना में तो अभी भी वही हाल है, कोई फर्क नहीं हुआ है। ठीक है। अब देखिए, तो इंडिया में हेल्थी डेमोक्रेसी फॉलो होने की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसीज था ना, अगर उसमें कुछ कमियां होती थी तो अपोजिशन उन्हें पॉइंट आउट करता था। और गवर्नमेंट पॉलिसीज में अगर कोई कमियां होती थी तो
फ्री प्रेस था उन्हें रिपोर्ट करने के लिए। तो गवर्नमेंट को जब ये पता चलता था अपनी तरफ से गलती हुआ है तो गवर्नमेंट उन गलतियों को सुधारता भी था। तो इस तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सही तरह काम कर रहा था। मतलब ऐसी बात नहीं है इंडिया में भी फूड स्कैर्सिटी नहीं था, बिल्कुल था, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे ठीक तरह से मैनेज किया, जिसकी वजह से कोई फेमीन नहीं हुआ। कहां पे? इंडिया में। पर चाइना का हाल ये नहीं था। चाइना में वन पार्टी रूल था जो अभी भी चल रहा है और कोई ऑपोजिशन नहीं था, इसलिए गवर्नमेंट की जो गलतियां हैं उसे पॉइंट आउट करने के लिए कोई नहीं था। उस वजह से चाइना में इस तरह एक वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमेन हुआ था जिसमें 3 करोड़ लोगों की मौत हुआ था। समझ गए? आप देखिए, अगर चाइना में भी मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते, एक ऑपोजिशन पार्टी होते, एक फ्री प्रेस होते सब गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए, तो इस तरह इतने लोगों का मौत नहीं हुआ होता। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको बोला, दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, डेमोक्रेसी दूसरे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है इन रेस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। मतलब लोगों को क्या चाहिए, लोगों की आवश्यकता क्या है, इन सब चीजें पूरा कर सकता है ओनली ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। क्योंकि अगर एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा, वो लोगों की जो नीड्स है उसे फुलफिल कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, और नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन्हें। पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस तरह नहीं कर सकता। लोगों को क्या चाहिए वो देना पड़ेगा उन्हें, नहीं तो लोग अपने मैंडेट यूज करके उन्हें निकाल देगा, है कि नहीं? तो इससे हमें एक डेफिनेशन मिल जाता है, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज ए मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है लोगों के लिए अकाउंटेबल है, लोगों को क्या चाहिए वही करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अगर लोगों को वो पसंद नहीं आया तो उस गवर्नमेंट को लोग 5 साल के बाद निकाल देगा। और भी रीजन से डेमोक्रेसी के फेवर में, वो ये है इट इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। देखिए, एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जब कोई भी मेजर डिसीजंस लिया जाता है तो अनेक लोगों से कंसल्ट किया जाता है, अनेक लोगों के बीच में डिस्कशन होता है। जब इतने सारे लोग इन्वॉल्व रहता है, दे विल बी एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक्स इन एनी डिसीजन। अगर कोई डिसीजन में गलतियां हैं तो उन्हें पॉइंट आउट कर पाएगा, क्योंकि इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं। अब देखिए, इसके लिए टाइम तो लगेगा, पर देखिए टाइम लगने से भी इसका एडवांटेज ये है दोस्तों कि दिस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ रैश और इररेस्पॉन्सिबल डिसीजन। कोई जल्दीबाजी नहीं होगा, टाइम लगा के एकदम सही तरह डिस्कस करके कंसल्ट करके जब कोई डिसीजन लिया जाएगा ना, दैट विल इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिसीजन मेकिंग जो है वो एकदम क्वालिटी वाला होगा। अगला आर्ग्यूमेंट है डेमोक्रेसी की फेवर में, दैट इट प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। देखिए, कोई भी सोसाइटी में लोगों की जो ओपिनियंस है, इंटरेस्ट है, उसमें डिफरेंसेस हो सकता है। आप हमेशा सबका जो ओपिनियन है, सबका जो पसंद है, वो एक जैसा नहीं हो सकता। स्पेशली हमारे जैसे कंट्री में जहाँ इतनी अमेजिंग सोशल डाइवर्सिटी है, लोग अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग रिलीजियंस फॉलो करते हैं, अलग अलग कैस्ट्स के होते हैं। तो इधर एक ग्रुप और दूसरे ग्रुप के जो प्रेफरेंसेस हैं, इसमें डिफरेंसेस हो सकता है। हमेशा एक ग्रुप और दूसरे ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को हम कैसे सोल्व करेंगे? या तो आप ब्रूटल पावर का यूज करो, मतलब जो ग्रुप पावरफुल है वो दूसरे जो छोटा ग्रुप है इनके ऊपर डिक्टेट करेगा, पर इस तरह होने से काम नहीं चलेगा। दैट वुड लीड टू रिजेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस। तो इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है दोस्तों, डेमोक्रेसी। एक पीसफुल सॉल्यूशन है। मतलब देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करा दो, लोगों को दे दो डिसाइड करने का फैसला। वही तो हो रहा है डेमोक्रेसी में, लोग डिसाइड करेंगे हमें कौन चाहिए, हमारे ऊपर कौन रूल करेगा, वो लोग डिसाइड करेगा। तो इस तरह एक ऑप्शन देने से सारे प्रॉब्लम इधर ही सॉल्व हो जाता है। देखिए, डेमोक्रेसी में नो वन इज ए परमानेंट विनर, नो वन इज ए परमानेंट लूजर। मतलब कोई परमानेंट विनर नहीं है, कोई परमानेंट लूजर नहीं है। तो जो भी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स है वो एक साथ पीसफुली रह सकता है। एंड इन ए डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, डेमोक्रेसी कीप्स आवर कंट्री टुगेदर। तो हमारे ये जो डाइवर्सिटी है उसको अगर शांति और समाधान के साथ आगे लेके जा रहा है तो वो डेमोक्रेसी है। तो दोस्तों, कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं, डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। देखिए, भले एक डेमोक्रेटिक सेटअप में ठीक तरह से कोई काम नहीं भी हो रहा हो, मतलब गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं रह रहा हो, या फिर बेटर डिसीजंस नहीं हो रहा हो गवर्नमेंट की तरफ से देश की भला के लिए, तब भी मैं कहूँ डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि डेमोक्रेसी में सिटीजन्स को डिग्निटी मिलता है, गरिमा मिलता है। क्यों?
डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। एक पॉलिटिकल इक्वालिटी हमेशा रहेगा, क्योंकि एक डेमोक्रेसी में सिटीजन्स के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कम से कम कौन रिच है कौन पुअर है, कौन ज्यादा एजुकेटेड है कौन कम एजुकेटेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स है। एंड पीपल आर नॉट सब्जेक्ट्स ऑफ ए रूलर, दे आर द रूलर्स दमसेल्फ। मतलब पीपल जो लोग जो है कोई रूलर का सब्जेक्ट्स नहीं है, प्रजा नहीं है, लोग अपने आप एक रूलर है। इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट। ठीक है, अगर कोई बंदा, अगर कोई सिटीजन गलती कर रहा है, वो भी रिस्पॉन्सिबल है अपनी कंडक्ट के लिए। ठीक है, एंड फाइनली डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउस अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। अगर कोई गलती हुआ है, इसे करेक्ट करने का एक ऑप्शन भी डेमोक्रेसी हमें प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए ये क्यों बोल रहा है, वो इसलिए बोल रहा है, देखिए लोगों की तरफ से या फिर रूलर्स की तरफ से गलतियां हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि कोई गलतियां नहीं करेंगे। पर डेमोक्रेसी का एडवांटेज क्या है ना, ये जो मिस्टेक्स है ये आप ज्यादा देर के लिए छुपा नहीं पाओगे। देयर इज स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दिस मिस्टेक्स। हमेशा पब्लिक डिस्कशन होगा, हमेशा क्रिटिसिज्म होगा, फ्री प्रेस है, फ्री मीडिया है, ऑपोजिशन है। आपकी गलतियां आप हमेशा के लिए छुपा नहीं सकते हो। या तो आपको आपकी जो गलतियां हैं उसे सुधारना पड़ेगा, नहीं तो आपको जो लोग हैं वो आपको चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये सब चीज जो है ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं हो सकता। इसलिए बोल रहे इधर डेमोक्रेसी इज द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हम डिस्कस करेंगे ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए अब तक हमने इस चैप्टर में डेमोक्रेसी का बेसिक डेफिनेशंस देखा, साइलेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी देखा, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या है वो देखा। पर इन ए वेरी लिमिटेड एंड डिस्क्रिप्टिव सेंस में हमने जो भी डेमोक्रेसी के बारे में समझा ना दोस्तों, दैट वाज एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मेरा कहने का मतलब है हमने बस ये देखा एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे काम करते हैं या फिर कैसे काम करना चाहिए। गवर्नमेंट के बाहर मतलब बियॉन्ड द गवर्नमेंट भी डेमोक्रेसी का एक रोल है। तो इसे समझने के लिए हमें ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी भी समझना होगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर कोई कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहा है, इक्वल वोटिंग राइट्स दिया जा रहा है सबको बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन का, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, फ्री प्रेस एंड मीडिया है, तो इसका मतलब क्या है, उधर एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रहा है। पर देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि उधर ट्रू डेमोक्रेसी है। अगर आपको ट्रू डेमोक्रेसी भी इंश्योर करना है तो आपको कुछ आइडियल स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन करना होगा। ये तो मेंटेन करना ही करना है, इसके अलावा देश में कुछ आइडियल स्टैंडर्ड्स भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। मतलब बिल्कुल पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए उस देश में। उस देश में ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो भूखा सो रहा है, तब आप बोल सकते हो उधर ट्रू डेमोक्रेसी है। दूसरा स्टैंडर्ड क्या है, एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में सारे सिटीजन का जो रोल है वो इक्वल होनी चाहिए। आप देखिए, आप बोलोगे इक्वल राइट टू वोट तो है सबके पास, चाहे वो रिच है, पुअर है, एजुकेशनली फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, सबको वोटिंग राइट्स है। पर ये काफ़ी नहीं है दोस्तों। आपको अगर ये इक्वालिटी मेंटेन करना है तो सारे सिटीजन को इंफॉर्मेशन एक्सेस की जो फैसिलिटी है ना वो इक्वल होनी चाहिए, सबको बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, इक्वल रिसोर्सेज होनी चाहिए, तब जाके आप बोल सकते हो सारे इक्वल है। तो ये सब आइडियल स्टैंडर्ड्स है एक डेमोक्रेसी का। ये सब जब तक नहीं होगा आप ये नहीं बोल सकते उधर ट्रू डेमोक्रेसी है। हाँ, आप ये बोल सकते हो उधर प्रॉपर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट चल रहा है, सही तरह से काम भी हो रहा है। पर ट्रू डेमोक्रेसी तब आएगा जब इन आइडियल स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन होगा। पर देखिए, अगर ये सारा स्टैंडर्ड्स को आप सीरियसली लोगे ना तो इस दुनिया में कोई कंट्री नहीं होगा जहां ट्रू डेमोक्रेसी चल रहा है। येट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी एज एन आइडियल रिमेन्स अस व्हाई वी वैल्यू डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी को हम इतना वैल्यू क्यों देते हैं, क्योंकि इसमें इतने अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स हैं। समझ गए? तो आपको कुल मिला के क्या समझ में आया, ए मिनिमल डेमोक्रेसी एंड गुड डेमोक्रेसी के बीच में जो डिफरेंसेस है वो समझ में आया होगा। मिनिमल डेमोक्रेसी मतलब उधर प्रॉपर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो फीचर्स है वो फॉलो हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इक्वल वोटिंग राइट्स, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर उनको आप गुड डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते। गुड डेमोक्रेसी तब आप बोलोगे जो दो स्टैंडर्ड्स मैंने बताया था, और भी सारे स्टैंडर्ड्स है, इधर तो ये दो ही बताया हुआ है, ये अगर फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन मिनिमल डेमोक्रेसी एंड गुड डेमोक्रेसी। वैसे दोस्तों इस किताब में ये जो एक्सपांडेड नोशन ऑफ डेमोक्रेसी है ना, ये आइडियल स्टैंडर्ड्स हो गया और भी कई सारे फीचर्स एक ट्रू डेमोक्रेसी में, तो इस किताब में वो बताया नहीं है। अगले साल की किताब में ये आपको और एलाबोरेटेड वे में मैं बताऊंगा। ठीक है, अब क्लास 9 के लिए इतना ही समझना जरूरी है। अब देखिए दोस्तों, वैसे अगर आप देखोगे
देर कैन बी वेरियस वेज ऑफ टेकिंग डिसीजंस इन ए डेमोक्रेटिक मैनर। डेमोक्रेटिक मैनर में अगर डिसीजंस लेना है उसके लिए कई सारे तरीके हैं। एक होता है कंसल्टेशन विथ ऑल, सभी को पूछो, सारे सिटीजन को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करो। पर आप देखिए हमारे जैसा एक कंट्री में सारे सिटीजन्स को बिठा के एक कलेक्टिव डिसीजन लेना पॉसिबल है क्या, इतनी आबादी जो है। तो इसलिए हमारे जैसे देश में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी चलता है। मतलब डेमोक्रेसी तो है, हम लोग हमारा रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और भेजते हैं सेंटर में, जैसे हम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं, वो जाके हमारी बिहाफ में डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। वैसे अगर छोटा कम्युनिटी होगा तो ये कलेक्टिव डिसीजन हो भी सकता है, जैसे कि ग्राम सभा में होता है विलेजेस में, उधर तो कलेक्टिव डिसीजंस होते हैं ना, सब एक साथ बैठ के डिसीजन लेते हैं, है कि नहीं। तो दोस्तों कुल मिला के आप क्या समझ सकते हो, दैट नो कंट्री इज ए परफेक्ट डेमोक्रेसी। जितने भी फीचर्स एंड डेफिनेशंस ऑफ डेमोक्रेसी मैंने आपको बताया ना, दे आर ओनली मिनिमम कंडीशंस ऑफ ए डेमोक्रेसी। एक आइडियल डेमोक्रेसी के लिए ये जो कंडीशंस है वो काफ़ी नहीं है, और भी कई सारे कंडीशंस है जो फुलफिल करना है। तो दुनिया में जितने डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उन्हें ये आइडियल कंडीशंस फुलफिल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए कॉन्स्टेंट एफर्ट की ज़रूरत है। हमारी डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग को और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तो एज ए सिटीजन्स वी ओनली कैन मेक ए डिफरेंस। हमारी सोच बदलनी चाहिए। मतलब फेट ऑफ द कंट्री जो है वो सिटीजन्स के ऊपर डिपेंडेड है, रूलर्स के ऊपर नहीं, क्योंकि सिटीजन्स डिसाइड करते हैं कौन रूलर्स होनी चाहिए। तो सिटीजन्स को लॉजिकली रेस्पॉन्सिबली अपना मैंडेट देना चाहिए देश का भला के लिए। तो दोस्तों यही डेमोक्रेसी को अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से अलग करता है। अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्की हो गया, डिक्टेटरशिप हो गया, वन पार्टी रूल हो गया, इनको सिटीजन्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं चाहिए पॉलिटिक्स में। इनफैक्ट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जो है वो ये चाहते ही नहीं है सिटीजन्स पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट हो। पर डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी में सिटीजन्स का एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन चाहिए, उसी के ऊपर डेमोक्रेसी डिपेंडेड है। सो दैट इज वे स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी मस्ट फोकस ऑन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। इसलिए बोल रहा है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा फोकस करके डेमोक्रेसी के बारे में हमें पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आया होगा अच्छी तरह। आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बता दीजिएगा आप मुझे फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं। अगले वीडियो में मिलता है चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे।